को विकास कर। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसानों को समर्पित कार्यक्रम कृषि दर्शन में विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया जैसे सेगमेंट्स के जरिए हम आपके लिए कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई आधुनिकतम जानकारियां पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कार्यक्रम में आज हम सबसे पहले आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे दें। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में 11 से 13 नवंबर तक यानी कि 3 दिवसीय कृषि मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई अहम जानकारियों के लिए आप इस मेले में बढ़ चढ़कर भाग ले सकते हैं। तो आइए अब कार्यक्रम कृषि दर्शन की शुरुआत करते हैं। भारत में पौध संरोध गतिविधियों के बारे में DPPQS फरीदाबाद के उप निदेशक डॉक्टर ज्ञानेश्वर बंछोर ने क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी, ये जानने के लिए आपको सीधे लेकर चलते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के DD किसान स्टूडियो में। नमस्कार किसान भाइयों, मैं ज्ञानेश्वर बंछोर वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय फरीदाबाद में उप निदेशक कीट विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आप सबको प्लांट क्वारंटाइन के बारे में कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं विश्व भर में फसलों एवं अन्य पेड़ पौधों को विभिन्न प्रकार के नासी जीव जैसे कीट, व्याधियां, रोग पैदा करने वाले जीवाणु, फफूंदी, वायरस, खरपतवार आदि हानि पहुंचाते हैं। इनमें से बहुत सारे हानिकारक जीव ऐसे होते हैं जो हमारे देश में नहीं पाए जाते हैं या हमारे देश के किसी विशेष भूभाग में ही ये उपस्थित होते हैं और जिसे हम आधिकारिक तौर पर रोके रहते हैं उसी विभाग में, उसे हम अपने देश के लिए क्वारंटाइन पेस्ट कहते हैं। सामान्यतः यह पाया गया है कि क्वारंटाइन पेस्ट जब नए क्षेत्रों पे जाते हैं तो उसके प्रकोप की व्यापकता बहुत अधिक होती है। उसके 2 कारण होते हैं। पहला कारण तो ये है कि वहाँ पे उस नासी जीव को रोकने के लिए मित्र जीव नहीं होते हैं और साथ ही साथ हम उस नासी जीव को नियंत्रण करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, हमारे पास साधन उपलब्ध नहीं होता। क्वारंटाइन पेस्ट के प्रवेश का खतरा प्रमुखतः पौधे के उत्पाद, बीज या मिट्टी के अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान के कारण होता है। और हम सब ने देखा है कि 1995 के बाद विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से हुए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समझौते के कारण विश्व व्यापार बढ़ता ही गया। साथ ही लोगों का अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भी काफ़ी बढ़ गया। इसके साथ ही साथ क्वारंटाइन पेस्ट के नए क्षेत्रों में प्रवेश करने की संभावना भी बढ़ गई है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर सभी देशों ने मिलकर क्वारंटाइन पेस्ट के प्रसार को रोकने के लिए इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन के माध्यम से नियम कानून बनाए हैं, जो WTO के स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता के मसौदों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। हमारे देश में भी पौध संगरोध कानून, विनाशकारी कीट एवं नासी जीव अधिनियम 1914 के तहत पौध संगरोध आदेश 2003 लागू है, जिसकी जिम्मेवारी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय को है, जिसका मुख्यालय फरीदाबाद में है। जिसके अंतर्गत 73 पौध संगरोध केंद्र विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों, बंदरगाहों एवं सीमावर्ती देशों के व्यापारिक केंद्रों पर कार्यरत हैं, जहां पे आयात और निर्यात होने वाले कृषि उत्पादों का पौध स्वच्छता के दृष्टिकोण से निरीक्षण, परीक्षण एवं प्रमाणीकरण किया जाता है। पौध संगरोध आदेश 2003 के अंतर्गत लगभग 14 पौध एवं पौध उत्पाद हैं जिसका आयात प्रतिबंधित है और 17 ऐसे उत्पाद हैं जिसका आयात
विशेष अनुसंधान संगठनों की निगरानी में किया जाता है। साथ ही बहुत सारे उत्पाद ऐसे हैं जिसे निर्यातक देशों से स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त कर आयात किया जा सकता है। ये स्वच्छता प्रमाण पत्र इस बात को प्रमाणित करता है कि वह हमारे देश के क्वारंटाइन पेड्स से मुक्त है और इसके लिए जो भी आवश्यक उपचार है, निरीक्षण है, परीक्षण है, वो कर लिया गया है। इसी प्रकार भारत के कृषि उत्पादों का निर्यात जब होता है तो आयातक देश की संगरोध नियमों के अनुसार पौध स्वच्छता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इस संदर्भ में निर्यात को सुगम बनाने के लिए निदेशालय के द्वारा लगभग सभी राज्यों में उपचार केंद्र, प्रसंस्करण एवं पैकिंग इकाइयों को प्रमाणित किया गया है और साथ ही राज्य सरकार के कृषि एवं बागवानी अधिकारियों को पौध स्वच्छता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। पौध स्वच्छता प्रमाण पत्र प्लांट क्वारंटाइन मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा ऑनलाइन किया जाता है। इसी पोर्टल पर इस विषय पर दिशा निर्देश जानकारियां भी उपलब्ध हैं। आइए अब कार्यक्रम कृषि दर्शन में आगे बढ़ते हैं। देखते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान। धान की कटाई के बाद बचे हुए पराली का क्या करना है, किसानों के लिए ये एक अहम समस्या बनकर सामने आ जाती है। कई किसान इस पराली को जला देते हैं, जिससे पर्यावरण से जुड़ी कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है और ये मानव स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रही है। ऐसे में इस पराली का प्रबंधन किस तरह करें कि किसानों के लिए ये फायदेमंद साबित हो, जानने के लिए आइए चलते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर A.K. सिंह के पास। देखते हैं कि पराली प्रबंधन से जुड़ी हुई क्या महत्वपूर्ण जानकारी है इनके पास। देखिए, धान की खेती पंजाब में करीब 30 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में होती है। तो जब भी हम तुलना पंजाब और हरियाणा करते हैं, हरियाणा में खेती धान की जो 13 लाख में होती है, तो कहाँ 13 लाख और कहाँ 30 लाख हेक्टेयर जो है, तो वहाँ पे रकबा भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो है तुलनात्मक अध्ययन के दृष्टिकोण से देखें तो लगता है पंजाब में बहुत ज़्यादा जलाई जा रही है, लेकिन निश्चित रूप से वहाँ पे पराली जलाने की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। और हम लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को पराली जलाने के क्या नुकसान हैं, इसके दुष्प्रभाव क्या हैं। सिर्फ इसको हमको धुएं के रूप में नहीं देखना है कि धुआं पैदा होता है, वातावरण दूषित होता है, लेकिन धुएं के अलावे जमीन के अंदर जो उर्वरा शक्ति है, जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, जो हमारे मित्र जीवाणु हैं, उनका ह्रास हो रहा है। जब पराली हम जलाते हैं, जमीन का तापक्रम बहुत बढ़ जाता है, सारे जीवाणु मर जाते हैं और जमीन हमारी धीरे धीरे कमजोर होती जाती है, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा कम होती है। तो ये शिक्षा का विषय है, संकल्प लेने का विषय है। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, संकल्प से सिद्धि। अगर हम संकल्प लेते हैं तो हमको सिद्धि जरूर प्राप्त होगी। हर व्यक्ति को, हर किसान को यह संकल्प लेना है कि हम पराली को जलाएंगे नहीं, चाहे उसको हमको खेत में मिलाना हो डिकम्पोजर के माध्यम से, हैप्पी सीडर का प्रयोग करना हो, सुपर सीडर का प्रयोग करना हो, बेलर का प्रयोग करना हो और उसकी गांठों को निकाल करके उससे या तो गैस बनानी हो, कंप्रेस नेचुरल गैस, या अल्कोहल बनाना हो, इथेनॉल बनाना हो, या उसके और बहुत सारे उपयोग हैं। इनको हमारा ये कहना है कि कोई एक समाधान इस विकराल समस्या का नहीं है। हमको बहुत सारे जो इसके ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सबको प्रयोग करना है, लेकिन संकल्प हमारा सिर्फ एक होना चाहिए कि पराली किसी भी हालत में जलनी नहीं चाहिए। जी, एक सवाल और सर, पूसा डिकम्पोजर जो आप बता रहे हैं सर, क्या इतने मात्रा में अवेलेबल है जो ये जितने भी इधर के NCR के और पंजाब हरियाणा सारे जो राज्य हैं वहाँ पर अवेलेबल है किसानों को? कोई दिक्कत नहीं है। UPL बहुत बड़ी कंपनी है, नर्चर फार्म के माध्यम से बड़े स्तर पर उत्पादन कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि करीब हमारी 12 और लाइसेंसी हैं जिनको हमने ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाई है, वो भी पाउडर के फार्म में इसका उत्पादन कर रहे हैं। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि किसान इसको अपनाएं, उपलब्धता की कोई कमी नहीं होगी। आगे आने वाले दिनों में हम लोग और इसको बड़े पैमाने पर लेकर के आएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पीछे धान का एक खेत है जो 15 सितंबर को मंत्री यहाँ पर आए थे। उस समय धान की फसल पूरी तरह से खड़ी थी यहाँ पर और 16 तारीख को इसकी कटाई की गई। इसके बाद इस पर डिकम्पोजर का छिड़काव किया गया और आज जो है मंत्री जी फिर इस खेत पर आए और यहाँ पर पीछे गेहूं की बुआई उनके सामने की गई। तो मुश्किल से 18 से 20 दिन के अंतराल पर पूसा डिकम्पोजर के प्रयोग से पराली पूरी तरह से गल गई थी और उस खेत में गेहूं की बुआई संभव हो पाई है। किसान भाइयों से अनुरोध है कि अपनी धान की पराली को जलाएं नहीं, गलाएं, खेत में मिलाएं, मृदा के स्वास्थ्य को उत्तम बनाएं। इससे जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी, ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ेगी और खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। इस प्रयास में हमारे साथ
नर्चर फार्म और यूपीएल मिल करके कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इन राज्यों में इसको हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ और भी कई लाइसेंसी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पूसा डिकम्पोजर का प्रयोग कर रहे हैं और उसका उत्पादन बड़े पैमाने पर कर रहे हैं ताकि किसान भाई इसको सुलभता से प्राप्त कर सकें। तो अभी आपने विस्तार से पराली प्रबंधन के बारे में जाना। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको एक सफल किसान से अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। कृषि स्टार्टअप सेगमेंट के जरिए आइए आज आपको लेकर चलते हैं हरियाणा के अंबाला में और देखते हैं कि किस तरह से प्रगतिशील किसान अभिषेक राणा ने जैविक खेती को अपनाकर अपार सफलता हासिल की। जैविक खेती देसी खेती का आधुनिक तरीका है, जहां प्रकृति एवं पर्यावरण को संतुलित रखते हुए खेती की जाती है। इसमें रासायनिक खाद, कीटनाशकों का उपयोग नहीं कर खेत में गोबर की खाद, कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसल अवशेष, फसल चक्र और प्रकृति में उपलब्ध खनिज जैसे रॉक फॉस्फेट, जिप्सम आदि द्वारा पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। जैविक उत्पाद हमारी सेहत के लिए सबसे कारगर हैं। जैविक उत्पाद खाने से तमाम बीमारियां दूर रहती हैं और शरीर स्वस्थ रहता है। खेती की लागत कम आती है और उत्पादन भरपूर मिलता है।
यही वजह है कि सरकार की ओर से जैविक खेती को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही हमारे देश के किसान भी अब जैविक खेती के होने वाले फायदों को जानकर इसे अपनाने लगे हैं। आज बात ऐसे ही एक किसान अभिषेक राणा की। अभिषेक राणा अंबाला हरियाणा के रहने वाले एक प्रगतिशील किसान हैं। ये पिछले 4 साल से जैविक खेती कर रहे हैं। इनके पास कुल 28 एकड़ खेत है, जिसमें से 10 एकड़ में वो जैविक खेती करते हैं। जैविक खेती के बारे में इन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान ही सारी जानकारियां इकट्ठी कर ली थी। मैं पिछले 4 सालों से ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक खेती मेरे लिए कोई एक नया कॉन्सेप्ट नहीं था। जहाँ से जैसे मेरी पढ़ाई हुई है गुरुकुल कुरुक्षेत्र से 2002 से 2011 तक, मतलब मैं चौथी क्लास में वहाँ पे गया था। तो चौथी क्लास से मैं जब तक मैंने +2 किया, मैंने वहाँ पे ऑर्गेनिक खेती को ही वहाँ पे देखा है कि किस तरीके से वहाँ पे गाय के गोबर के द्वारा ही खेती की जाती थी। गौमूत्र को एक तालाब में इकट्ठा करके और उसकी पानी के साथ सिंचाई की जाती थी पूरी ज़मीन के अंदर। तो मेरे लिए कोई नया एक कॉन्सेप्ट नहीं था कि जो मैं अपनी ज़मीन पे करने के लिए, मुझे जैसे मैंने उसको स्टार्ट किया है तो कुछ उसमें नया नहीं था मेरे लिए करने के लिए। तो वो मैं शुरू से देखा है, वो मैंने उसको किया है अभी आके जी। शुरुआत से ही वो जैविक खेती करना चाहते थे। 1 एकड़ से इन्होंने जैविक खेती की शुरुआत की थी। फिर जैसे जैसे उत्पादों की मांग बढ़ती गई, अपने खेत में इन्होंने मुख्य फसल के रूप में दलहन को लगा रखा है। इसकी एक खास वजह पानी की बचत भी है। कम पानी में दलहनी फसलों से ज्यादा उपज हासिल की जा सकती है। अभिषेक राणा मिश्रित खेती भी करते हैं। अगर हम मिश्रित खेती में जाते हैं, जो उसकी वैल्यूएशन हम देखें कि जो वैल्यूएशन है उसकी, वो उससे कहीं ज़्यादा है। जब हम मिश्रित खेती करते हैं तो एक चीज़ हमारे को, मतलब कि कोई जैसे कि मेरे पास गेंदे का फूल अभी गेहूं में लगा हुआ है, वो मैंने नियर अबाउट ज़्यादा नहीं 10,000 रुपये का फूल मैंने उसमें से निकाल के उसको सेल किया है। अब मेरी गेहूं अभी आने वाली है, उसके बाद मेरा अमरूद भी उसमें तैयार हो रहा है। घर के लिए मेरी मूली जो सब्जी यहाँ से मैं लेके जा रहा हूँ वो भी इसी प्लाट में लगी हुई है। तो मेरे हिसाब से अगर हम ओवरऑल उसकी एक कैलकुलेशन निकाले तो वो कहीं ज़्यादा है जी। हमारा कॉन्सेप्ट बन गया है रासायनिक के अंदर जाके खेती करने का, कि यहाँ पे हमने अनाज को उगाया और सीधा उसको ट्राली में लोड किया, मंडी में ले गए और अकाउंट में हमारे पैसे आ गए। मिश्रित खेती में थोड़ा ऐसा है कि यहाँ पे थोड़ा अलग है। जैसे आपकी मार्केटिंग होएगी, आपकी स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें सेल होएंगी, वो धीरे करके आपके पास पैसे आएंगे, पर वो उससे कहीं ज़्यादा होते हैं वो पैसे। कि अगर हम देखें कि एक तरीके से अगर हम 50,000 की जीरी खेत में से निकाल रहे हैं, और अगर मिश्रित खेती की तरफ जाएं, वो कम से कम 50,000 रुपये का डिफरेंस आ जाता है। 1 लाख रुपये मिश्रित खेती से निकाल लेता हूँ जी। अभी हमारा 2016 और 17 का हमारा टोटल कैलकुलेशन था, हमारी 10 एकड़ की ज़मीन के अंदर जो हम पैदावार कर रहे थे, नियर अबाउट 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में। और रिसेंटली जो अभी हमारा 2021-22 के अंदर हमने कैलकुलेशन किया है, वो नियर अबाउट हमारा 7.5 से 8 लाख के बीच में, लगभग डबल के रूप में ही वो हमारे को मिला है। यही नहीं, अभिषेक अपने खेत में मटर, मूली, अमरूद के अलावा फूलों की खेती भी करते हैं। आज से 3 साल पहले मेरी जो मुलाकात है डॉक्टर राजेंद्र जी से हुई, जो केवीके तेपला में एक एज ए ऑर्गेनिक के यहाँ पे हमारे साइंटिस्ट हैं। तो उन्होंने काफ़ी एक अच्छी रूपरेखा मेरे लिए तैयार की, खेतों के लिए कैसे उसका डिज़ाइन करके हमें उसमें मिश्रित खेती करनी है। उन्होंने मेरा काफ़ी सहयोग किया है। और समय समय पे हमारे रमेश जी हैं, वो भी समय निकाल के हमारे पास आते रहे और आगे हमारे को हर तरीके की रूपरेखा बताते रहे, किस तरीके से हम कर सकते हैं खेती में जी। इन्होंने हमसे संपर्क किया आज से 4-5 साल पहले, और इन्होंने आके हमसे पूछा भी कृषि की क्या नवाचार और क्या नई तकनीकियां हैं जिनसे हम अपना मुनाफा बढ़ा सकें और हमारी खेती भी सस्टेनेबल यानी कि सतत बनी रहे, और रासायनिक खेती से हम किस तरह से जैविक कृषि की ओर हम आ पाएँ। तो इस सिलसिले में हमने प्रयास किए, उनको प्रशिक्षण दिया जैविक फार्मिंग के ऊपर, और रासायनिक खादों का कम से कम उनको खाद यूज करने का प्रेरित किया, और धीरे धीरे जाके उनकी खेती फिर ऑर्गेनिक खेती में तब्दील हुई, और उसके बाद नेचुरल फार्मिंग की तरफ वो आए, डबल से ज़्यादा मुनाफा अर्जित कर रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह से अभिषेक राणा ने जैविक खेती को अपनाया और दूसरों के लिए अब वो एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई,
आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सरकार की अहम पहल के बारे में हमारे अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। हमारे किसान आत्मनिर्भर बने और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने, इस दिशा में सरकार की ओर से कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए किसान सारथी ऐप तैयार किया गया है। ये ऐप किसानों को किस तरह से मदद दे रहा है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। किसान सारथी मोबाइल ऐप केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। ये ऐप किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसानों को कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों से सीधे जुड़ने में सक्षम बनाएगा। इसके जरिए किसान कृषि और संबंधित क्षेत्रों पर वार्ता करने और खेती किसानी से संबंधित सलाह प्राप्त कर सकेंगे। ये ऐप किसानों को लाइव कॉल, किसान पंजीकरण, मैसेजिंग और नई कृषि सीखने की सुविधा भी प्रदान करता है। किसान सारथी की मदद से किसान अच्छी फसल, उपज की सही रकम और भी कई मूलभूत चीजों की जानकारी हासिल कर पाएंगे। किसान सारथी से मिली जानकारी से किसान और व्यापारी आसानी से फसलों की खरीद और बिक्री कर सकेंगे। इस ऐप की मदद से किसान अपनी फसल और सब्जियों को भी सही दामों पर और सही स्थान पर बेच सकेंगे। किसान सारथी पर किसानों की दैनिक गतिविधियों पर अधिकारियों की भी सीधी निगरानी रहेगी। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज हम आपके लिए जो जानकारियां लेकर आए हैं, हमें उम्मीद है कि इससे आपको जरूर लाभ होगा। इस कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। कृषि दर्शन कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।